हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो क्या लगा आपको, क्या आप अपने गांव के ज़मीन जो खास करके आवासीय ज़मीन है या आपके पुश्तैनी आवासीय ज़मीन है, उसका स्वामित्व अगर निर्धारित हो जाए तो नहीं अच्छा है। तो चलिए हम इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि गांव के आवासीय ज़मीन का स्वामित्व निर्धारण कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है उसके बारे में, तो आप हमारे पिछले वीडियो जो कि गांव के आवासीय ज़मीन के स्वामित्व के बारे में लिखा गया, पढ़ा गया है, डिस्कस किया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं आपके बीपीएससी और यूपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, क्या लगता है आपको कि सिविल सर्विस सर्वेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी तरह का सिविल सर्विस एग्ज़ाम, क्या ऐसे सर्वेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा बिना कोई नोटिस के, बिना कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के हटाया जा सकता है? और अगर हटाया जा सकता है तो कौन सी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके आधार पे आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिना नोटिस दिए ही टर्मिनेट कर सकता है? तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या है ये मैटर। तो आज का ये मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 311 में आप लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज के रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज की बात किया गया है। आर्टिकल 311 को आप लोग एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसके रिगार्डिंग न्यूज आया था और इस न्यूज़ के तहत चलते ही इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आपके आने वाले पीटी एग्जामिनेशन में। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए जिसके आधार पे उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट के किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में षड्यंत्र रचने में शामिल रहे हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरह के एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इमीडिएटली आर्टिकल 311 के अंतर्गत उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेशल टास्क फोर्स का क्रिएशन किया है आर्टिकल 311(2)(c) के अंतर्गत जो पावर दिया गया है उसको। करेक्ट, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 311(2)(c) क्लाउज 2 सब क्लाउज सी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स का क्रिएशन किया है, जिसके अंतर्गत ये बात तय किया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहे कोई एक्टिविटीज या किसी भी तरह के षड्यंत्र में किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर शरीक है तो उसे उस गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। करेक्ट, चलिए तो इस स्पेशल टास्क फोर्स जिसको STF कहते हैं उसको बेसिकली यही असाइनमेंट दिया गया कि आपको वो आइडेंटिफाई करना है ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि किसी न किसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चल रहे एक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। करेक्ट, तो अगर वो सस्पेक्टेड हैं तो ऐसे एक्टिविटीज़ में शामिल सस्पेक्टेड पर्सन को का लिस्ट बनाया जाएगा और फाइनली आर्टिकल 311 क्लाउज 2 सब क्लाउज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रेसिडेंट के फरमान के तहत उसे फाइनली रिमूव कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। करेक्ट, तो आर्टिकल 311 को आप एक बार जरूर कीजिएगा। आर्टिकल 311(2) में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होता है कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में रखना न केवल गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है बल्कि इन प्रीजुडिशियल इट इज़ कम्प्लीटली लॉस टू द गवर्नमेंट, सो इन दैट केस दैट पर्सन विल बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड विदाउट एनी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब किसी भी तरह का अवसर नहीं दिया जाएगा और उसे हटाया जा सकता है। तो इट इज़ कंडीशन क्या है भाई? इट शुड बी द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। It should be the satisfaction of the president whether president is satisfied to retain him or not, to retain them or not. If he deems fit, if it is deemed fit that he cannot retain it, it means that he will be terminated immediately. एंड उनका सेटिस्फैक्शन किस ग्राउंड पे होगा भाई? तो ग्राउंड जो प्रूव होगा वो होगा इट शुड बी द प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, prejudicial to the security of the state. In that case, Article 311 का clause 2 and sub clause C will be invoked.
correct? So his service can be terminated without recourse to the normal procedure prescribed in Article 311(2). जो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है भाई कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मौका दिया जाएगा, बट हियर देयर विल बी नो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्टली ही विल बी टर्मिनेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। करेक्ट, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का, दैट शुड बी द सब्जेक्टिव वन। दैट सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे एक्शन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है या एलिसिट करता है, मीनिंग एलिसिट करता है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज engaged or involved in creating harm to the security of the state. So it is a subjective test, not objective. ध्यान रखिएगा, it is a subjective test। मतलब रीजनेबली अगर इसे कोई भी उतना देख कर एक बार कह सकता है अरे ये तो सचमुच में ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का चैलेंजिंग है या हार्मफुल है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट कैन रिमूव एंड प्रेसिडेंट कैन बी सेटिस्फाइड। सो दैट अपॉर्चुनिटी विल नॉट गिवन टू देम और हिम। ओके, तो आपको पता चल चुका है ना कि किसी भी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा बिना कोई फर्दर नोटिस दिए या अब कोई अवसर प्रदान किए ही उसे हटाया जा सकता है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसीलिए एक टास्क फोर्स STF का क्रिएशन किया गया है। ओके, सो दिस क्लॉज डज नॉट रिक्वायर एनी रीजन फॉर द सेटिस्फैक्शन एंड सो इट शुड बी राइटिंग। देयर शुड नॉट मतलब दिस क्लॉज डज नॉट रिक्वायर द that reason for the satisfaction should be in writing। राइटिंग में हो ये satisfactory note, it is not prescribing। मतलब क्या हुआ, अगर रीजन राइटिंग में है, राइटिंग में है तो क्या होगा, दैट कैन बी चैलेंज ना कि भाई राइटिंग में है ये सर नहीं। अगर वो सब्जेक्टिवली ही इज सेटिस्फाइड, अगर कोई प्रॉपर रिपोर्ट बना के बता दिया आके कि भाई ऐसा ऐसा है एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सच एक्शन शुड बी टेकन, then you should be or government employees should be terminated immediately without giving an opportunity, right? चलिए, in that indicate the power given to the president is unfettered and cannot be made justiciable issues। तो ये unfettered है, करेक्ट। पावर जो अनफेटर है मतलब बंधन मुक्त है, कोई भी बंधन इसमें नहीं है, कोई इफ्स एंड बट नहीं है, और इसे जस्टिसेबल नहीं बोल सकते हैं, जस्टिफाइबल नहीं बोल सकते हैं, और ये नहीं कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, हालांकि बात आपको पता ही है, जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो वेन एवर सच काइंड ऑफ एक्शन विल बी टेकन, पर्सन कैन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फाइट एंड टू गो टू कोर्ट फॉर देयर जस्टिफिकेशन। चलिए, राइट, तो आपको पता चल चुका है ना कि आर्टिकल 311(2)(c) में ये प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 311 में क्या है भाई, तो ये बोलता है कि सिविल सर्वेंट जो है कोई भी किसी भी तरह का सिविल सर्वेंट को कोई भी नहीं हटा सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं हटा सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिविल सर्वेंट जो कि डिसमिस करने की बात हो रही है, जिनको रिमूव करने की बात हो रही है, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट है, उनके द्वारा तो किसी भी हाल में डिसमिस या टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी। एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी। कौन सा अथॉरिटी? वही अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अगर अपॉइंटेड किया गया है तो ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। जैसे IAS IPS वाला एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, आप लोग UPSC और सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं, तो जहाँ पे जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसके नीचे या उसके सबऑर्डिनेट के द्वारा आपको या किसी भी तरह के एम्प्लॉय को टर्मिनेट या डिसमिस नहीं किया जा सकता है। ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन टर्मिनेट। आर्टिकल 311 का क्लाउज 2 कहता है कि सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक अनलेस कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको दिया गया है। इसीलिए आप देखिएगा सो कॉज नोटिस का प्रोविज़न है कि सो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आपको ये सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों नहीं आपके अगेंस्ट में लिया जाए, आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए क्योंकि आपने सो एंड सो काम किया।
है ना। तो ये प्रपोजल दिया जाता है, क्यों नहीं आपको सस्पेंड कर दिया जाए, क्यों नहीं आपको रैंक आपका रिड्यूस कर दिया जाए, क्यों नहीं आपको 3 महीने के सस्पेंशन पर रखा जाए, राइट, क्यों नहीं आपको 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाए ज़बरदस्ती, फोर्सफुल्ली, करेक्ट। तो ऐसे चीज़ का जो प्रोविज़न दिया गया है वो आर्टिकल 311 क्लाउज 2 में दिया गया है। तो मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 311 जो है वो बेसिकली सिविल सर्वेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है, वहीं पे उसके टर्मिनेशन की भी बात करता है, जहाँ पे एक्सेप्शन कह सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोविज़न दिया गया है क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में, करेक्ट। चलिए अब आगे अगला पॉइंट पर देखते हैं। क्रू मिशन 2 का नाम सुना होगा आपने, स्पेस एक्स का भी नाम सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस ISS जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उसे फ्लोरिडा से भेजा गया है, करेक्ट। जिसमें नासा और स्पेस एक्स, आज की डेट में स्पेस एक्स का मालिक बहुत बड़ा धनी आदमी माना जाता है, तो स्पेस एक्स का और नासा का ये कोलैबोरेशन के आधार पे हाल ही में क्रू मिशन 2 भेजा गया है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। और कहाँ गए हैं भाई, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक और न्यूज़ सुना होगा आपने कि रसिया ने बोला कि भाई नहीं, अब मैं अपना स्पेस स्टेशन अलग बनाऊंगा, तो उसके लिए भी उसने अपना गवर्नमेंट प्रपोजल रखा है, बातें की है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर 4 मेंबर को भेजे जाने की बात किया गया है, मतलब भेजा गया है नासा और स्पेस एक्स के जॉइंट वेंचर के थ्रू। और ये कमर्शियल क्रू, क्योंकि आपको पता ही है कि स्पेस एक्स जो है एक हाल ही में फॉल्कन 9 के थ्रू फॉल्कन 9 में बता देता हूँ, फॉल्कन 9 के थ्रू 143 सैटेलाइट्स को भेजा है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पहले हाईएस्ट नंबर क्या था भाई, एक से पहले इससे 104 था, जो इंडिया का रिकॉर्ड था कि इंडिया एट ए टाइम जो है 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में भेजा था। अब फैल्कॉन 9 जो कि स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो कमर्शियल क्रू में प्रोग्राम के तहत इसे 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। ओके, चलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेसिबिलिटी टू स्पेस एंड दैट टू विथ ईजियर ऑप्शंस, easily accessibility, easy access to space with minimum cost, correct, so that cargo and crew can be easily transported। कार्गो एंड क्रू को भेजने का प्रोग्राम है स्पेस एक्स का। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता ही है, डेनिस टीटो जो है आपको पता ही होगा कि सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट के तौर पे जाना जाता है डेनिस टीटो, जहाँ तक मुझे याद है, और आपको भी याद कर लेना है, सर्च कर लीजिएगा। तो सिमिलरली उसी तरह से टूरिस्ट की संख्या को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस एक्स इज़ वर्किंग हार्ड, और इसीलिए ये क्रू मिशन 2 भेजा गया है। इस मिशन 2 में देखिए क्या है, ये सेकेंड क्रू रोटेशन ऑफ द स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, और पहला जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पे माना जा रहा है। द फर्स्ट विथ इंटरनेशनल पार्टनर मतलब नासा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अभी हाल ही में क्लाइमेट एक मेजर इशू रहा है शुरू से, चूँकि कोविड आ गया था। कोविड-19 के कारण क्लाइमेट में काफ़ी सुधार आया है, और इसी में क्लाइमेट 2021 का एक वर्चुअल लीडर्स समिट हुआ जो कि 2 दिन का था, और ये USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा होस्ट किया गया है। ये लीडर समिट क्लाइमेट जो है वर्चुअली किया गया 2 दिन का। और कब कंडक्ट हुआ भाई, तो 22 अप्रैल, जो कि अर्थ डे के तौर पे भी मनाया जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा। और फिर से जब कोप 22 का मीटिंग इसी साल के लास्ट में होगा, तब वहाँ पे भी यहाँ पे जो डिसाइड किया गया है, पॉइंट्स को रखा गया है, वो चर्चा का विषय बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर, आज के डेट में बहुत ही फीवर चल रहा है, कभी कोविड का फीवर, तो कभी बर्ड फ्लू, तो कभी कुछ सविसार्स। तो स्वाइन फीवर से अफेक्टेड एक स्टेट आया है वो मिजोरम, जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में अफेक्शन देखने को मिला है, इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसके कारण ये स्वाइन फीवर जो है पिग में फैलता जा रहा है। और ये जो स्वाइन फीवर है वो बेसिकली पिग में है, मिजोरम में, और ये एनिमल टू एनिमल फैलता है। बोला जा रहा है कि हालांकि आदमी में फैलने की कोई संभावना नहीं है, ये एनिमल टू एनिमल ही फैलता है, जिसमें बहुत तेज़ बुखार आता है और उसके बाद एनिमल का डेथ हो जाता है, करेक्ट। इसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के तौर पे भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ASF कहा जाता है, ओके। और फिलहाल में ये बोला गया है इन दिस केस में कि लगभग 1119 पिग्स
मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये न्यूज़ इसमें है क्योंकि मिजोरम का कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट के सर्टेन एरिया में एकदम से एपी सेंटर के तौर पर डिक्लेयर किया गया कि भाई ये एपी सेंटर है, यहीं से जनरेट हुआ, यहाँ सॉरी नॉट जनरेट हुआ है बल्कि यहीं पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में सर्टेन एरिया को एपी सेंटर के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। करेक्ट। तो ये एनिमल टू एनिमल, जैसा कि आपको बताया, ये कंटेजियस है, मतलब कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में बहुत ही टच करने और छूने से भी फैल सकता है, और ये एनिमल डिजीज़ है, राइट। और ये डोमेस्टिक एज वेल वाइल्ड एनिमल्स या पिग्स दोनों में जा सकता है। और उसके बाद ये आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है पहली बार 1920 के दशक में 100% मॉर्टेलिटी है जिसका खोजा गया है ना। तो अफ्रीका में 1920 के दशक में ही पहली बार इसे नोटिस किया गया, और ये भी कहा गया है, देखा गया है कि स्वाइन फीवर का जो मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी जो है वो 100%, मतलब 100% अगर हो गया तो मरने का चांस 100% ही है, बचने का चांस 0 है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये पता चल चुका है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, स्टे ट्यून टू KM लर्निंग चैनल, स्टे ट्यून टू वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल एंड वी डिज़र्व यूट्यूब, जिसका नाम KL लर्निंग चैनल भी है, तो कह सकता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ढंग से आने की संभावना है, मीन्स की पॉइंट कहीं ना कहीं आपको मैच करने वाला। सो थैंक यू।